CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 5, शीर्षक अम्ल, क्षारक और लवण, पृष्ठ 51 से 60 तक। तो आइए अब सुनते हैं इस पुस्तक का पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। पृष्ठ 51, पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। यहाँ पृष्ठ 51 पर सारणी 5.1 दी गई है। इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में अलग अलग पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। इस सारणी के दूसरे भाग में आपको इन पदार्थों के स्वाद को लिखना है, यानी खट्टा, कड़वा या कोई अन्य। इस सारणी के बाद एक चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप जानेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बूझो कहता है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? पहेली कहती है, नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। 5.1 अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। पृष्ठ 52। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। यहाँ पृष्ठ 52 पर एक सारणी दी गई है, जिसके शीर्षक में लिखा है, क्या आप जानते हैं? इस सारणी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अम्ल का नाम और दूसरा किसमें वो पाया जाता है। अम्ल के नामों में दिए गए नाम हैं एसिटिक अम्ल, और ये सिरके में पाया जाता है। दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, और ये चींटी के डंक में पाया जाता है। तीसरे नाम में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, जो नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है।
चौथा नाम है लैक्टिक अम्ल जो दही में होता है। और पांचवा है ऑक्सैलिक अम्ल जो पालक में होता है। छठे नाम पर आता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी जो आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। सातवें नंबर पर आता है टार्टरिक अम्ल जो इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में आता है। यहां बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। इसी सारणी के दूसरे भाग में क्षारक का नाम और यह किस में पाए जाते हैं वो दिया गया है। क्षारक के दिए गए नाम हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये चूने के पानी में पाए जाते हैं। दूसरा नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक हैं। तीसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में होते हैं। और पांचवा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होते हैं। 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी शैक से निष्कर्षित किया जाता है, जैसा कि चित्र 5.1 के ए भाग में बताया गया है। आसुत जल में इसका रंग मौव यानी नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जैसा कि चित्र 5.1 के बी भाग में बताया गया है। यहाँ पृष्ठ 52 पर चित्र 5.1 ए लाइकेन और बी लाल व नीला लिटमस पत्र दिया गया है। पृष्ठ 53 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता में, जैसा पहले अंक में बताया गया है, विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जैसा कि चित्र 5.2 में बताया गया है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। यहाँ पृष्ठ 53 पर चित्र 5.2 में लिटमस परीक्षण करते हुए कुछ बच्चे दिए गए हैं। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को यहां दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। यहाँ पृष्ठ 53 पर एक लेख दिया गया है जिसमें लिखा है, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। यहाँ सारणी 5.2 पृष्ठ 53 पर दी गई है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। एक परीक्षण विलयन, दूसरा लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, तीसरा नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव और चौथा निष्कर्ष। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए।
स्याही सोख्ता यानी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। पृष्ठ 54। यहां पृष्ठ 54 पर सारणी 5.3 दी गई है। इस सारणी को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में परीक्षण विलयन दिए गए हैं, बाकी 2 भाग खाली हैं। बाकी 2 भागों को आपको भरना है। इन दोनों की शीर्षक हैं हल्दी के विलयन पर प्रभाव और टिप्पणी। परीक्षण विलयन जो यहां पर लिखे गए हैं उनके नाम हैं नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दूधिया मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक। यहां पृष्ठ 54 पर एक लेख दिया गया है। इस लेख में लिखा है, आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। यहां इस लेख के साथ एक चित्र दिया गया है जिसमें हल्दी के पेस्ट और चूने के पानी का इस्तेमाल करके एक बधाई पत्र बनाना बताया जा रहा है। बूझो कहता है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप 5.3। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। यहाँ पृष्ठ 54 पर सारणी 5.4 दी गई है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग परीक्षण विलयन का है, दूसरा आरंभिक रंग और तीसरा अंतिम रंग का है। दिए गए परीक्षण विलयन हैं शैम्पू यानी तनु विलयन, दूसरा है नींबू का रस, उसके बाद सोडा जल, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, इसके बाद सिरका, फिर शक्कर का विलयन, इसके उपरांत नमक का विलयन। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है, जैसा कि चित्र 5.3 में बताया गया है। बूझो कहता है, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? फिर पहेली कहती है, खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। पृष्ठ 55। पृष्ठ 55 पर चित्र 5.3 दिया गया है। इसमें गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किए गए सूचक, अम्ल और क्षारक बताए गए हैं। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए यहां दी गई समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह या है क्षार? प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। क्रियाकलाप 5.4। शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से यहां दिए गए रसायनों के तनु विलयन लें। ये रसायन हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। यहाँ पृष्ठ 55 पर सारणी 5.5 में प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को बताने के लिए आपको जगह दी गई है। इस सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अम्ल का नाम, दूसरा लिटमस पत्र पर प्रभाव, तीसरा हल्दी के पत्र पर प्रभाव और चौथा गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव। दिए गए अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसी के साथ इस पृष्ठ पर एक चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। 5.3 उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब ये समझते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोफ्थिलिन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोफ्थिलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए, जैसा कि चित्र 5.4 में किया गया है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? पृष्ठ 56। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थिलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन रहता है। यहाँ चित्र 5.4 में उदासीनीकरण का प्रक्रम बताया गया है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। पृष्ठ 56 पर एक लेख दिया गया है। इसमें लिखा है, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं?
वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। पृष्ठ 57। पृष्ठ 57 पर एक अभिक्रिया दी हुई है। इसमें लिखा है अम्ल जमा क्षारक देते हैं लवण और जल, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यहां एक अभिक्रिया उदाहरण के रूप में दी हुई है। इसमें लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जमा जल H2O जमा ऊष्मा। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया यानी विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। प्रमुख शब्द। अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण, लवण। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अभ्यास 1। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। 2। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? 3। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? 4। क्या आसुत जल अम्लीय या क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? 5। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। 6।
यहाँ दिए गए कथन सही हैं तो T अथवा गलत हैं तो F लिखिए। क, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। घ, सूचक वो पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। च, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? पृष्ठ 59। 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ख, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलामाइन का विलयन लगाया जाता है। ग, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। ये नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। 11, यहां दिए गए वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। यहाँ लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? 1, सभी 4। 2, क और घ। 3, ख, ग और घ। 4, केवल घ। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1, अम्लों और क्षारकों के ज्ञान का उपयोग करते हुए खाने के सोडे और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए। समझाइए ये कैसे कार्य करता है। संकेत, जल में खाने के सोडे का विलयन बनाइए। इस विलयन का उपयोग सफेद कागज की शीट पर रुई के फाहे से संदेश लिखने के लिए कीजिए। संदेश के सूख जाने के बाद उस पर ताजी कटी चुकंदर का एक टुकड़ा मलिए। पृष्ठ 60। 2, लाल पत्ता गोभी के टुकड़ों को जल में उबालकर उसका रस तैयार कीजिए। इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इससे अम्लीय और क्षारकीय विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को एक सारणी में प्रस्तुत कीजिए। 3, अपने क्षेत्र की मृदा का एक नमूना लीजिए। यह मालूम कीजिए कि यह अम्लीय है, क्षारकीय है अथवा उदासीन। किसानों के साथ बातचीत कीजिए कि वे मृदा उपचार किस प्रकार करते हैं। 4, किसी चिकित्सक से ये जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता का उपचार करने के लिए वे कौन सी औषधि लेने का सुझाव देते हैं। उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता से कैसे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग रूप, आंखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनो अम्लों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण यहाँ समाप्त हुआ। वाचन शालिनी सिंह।
और वैभव श्रीवास्तव। अभी आप सुन रहे थे ये